ये कहानी है आठवें चिरंजीव की। शुरुआत में आपको शायद ये बिल्कुल अनबिलीवेबल लगे, बिल्कुल ऐसा लगे कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आखिर आखिर तक जब आप इस किताब को पढ़ने लगोगे, जब ये आप तीनों किताबें ख़त्म करोगे, आपको लगेगा नहीं यार शायद ऐसा हो भी सकता है। तो आज हम बुक रिव्यू करने वाले हैं द हिडन हिंदू ट्रायोलॉजी का। ये किताबें लिखी हैं अक्षत गुप्ता द्वारा। हमने जितनी भी कंसेप्ट्स पढ़ी हैं या फिर हमने जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं पुराणों में, उन सब की कंसेप्ट्स को एक साथ लाते हुए आपको द हिडन हिंदू ट्रायोलॉजी में सारी कंसेप्ट्स का इस्तेमाल दिखेगा। आपको लगेगा कि हम कहते हैं ना यार कि रियलिटी इज़ वियर्डर देन द फिक्शन, कि रियलिटी फिक्शन से भी और अजीब हो सकती है। तो जब आप ये तीनों किताबें ख़त्म करते हो, आपको लगता है कि हाँ यार शायद ऐसा हो भी सकता है, ये सब घटा भी हो या फिर ये सब शायद घट रहा हो अभी भी। स्वागत है आप सभी का गौरी प्रणव इस चैनल पर। इस चैनल पर हम अक्सर बुक रिव्यूज़ लेकर आते हैं। आज हम लेकर आए हैं द हिडन हिंदू का बुक रिव्यू। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई नया वीडियो आ रहा होगा। हम आज बात करेंगे द हिडन हिंदू ट्रायोलॉजी की। इसके तीनों बुक्स के अगर आप कवर देखोगे ना, तो कवर थोड़े से एग्रेसिव और थोड़े से गूढ़ता भरे हैं, और आपको लगेगा कि यार क्या सच में इतना गुड़ कुछ है उसमें? तो हाँ, उसमें इतना गुड़ है। कवर में आपको वो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी जितनी इस किताब में है, मगर फिर भी मैं चाहूँगा कि ये किताब का टाइटल और इसके कवर इस किताब को सूट करते हैं। टाइटल में द हिडन हिंदू लिखा है, तो इसलिए आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया एकदम में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल मोटिव नहीं लगता मुझे इस टाइटल का। इसमें इस पूरी कहानी का जो भी बेस है, वो बेस पूरा पौराणिक कथा और ऐतिहासिक कथाओं का है, जो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, जो हम चारों युगों की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं उसके लिए। इसलिए ये टाइटल भी जस्टिफाइड है मुझे लगता है। और अगर आपको पौराणिक कथाएं पता भी ना हो तो भी इसमें एक कैरेक्टर है पृथ्वी और एक मिसेस बत्रा, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानियाँ दिख रही हैं। मतलब पृथ्वी मिसेस बत्रा को ये कहानियाँ बता रहा है 20 साल आगे, 2040 के आसपास। तो उस वक्त वो दोनों कहानियों के बीच बीच में क्लैरिफिकेशंस भी देते हैं कि इसका रेफरेंस क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, तो आपको वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये तीनों किताबें मैं कहूँगा कि आप कुछ ब्रेक में पढ़ें, एक साथ ना पढ़ें। क्यों? इसके लिए आप आखिर तक इस वीडियो के जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपको आखिर में ज़रूर बताऊंगा कि ऐसा क्यों है या फिर ऐसा मुझे क्यों लगता है। इस स्टोरी की शुरुआत रॉस आइलैंड में हो रही है, जहाँ पर ओम शास्त्री नाम के एक इंसान को कैदी बनाकर लाया गया है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उसे ड्रग्स दिए जा रहे हैं और उससे पूछताछ हो रही है कि तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से हो। और अब जबकि हम जानते हैं कि ये एक आठवें चिरंजीव की कहानी है, इट्स इन स्टोरी ऑफ एन इमोर्टल, तो ये छुपा हुआ राज नहीं है कि वो इमोर्टल है। सब जानते हैं कि ये बहुत सालों से ये इंसान है, लेकिन ये है क्या, ये कोई समझ नहीं पा रहा। तो पहले पार्ट का कुछ 60% या 70% भाग ऐसा ही है जहाँ पर लोग लॉजिकल और स्टैटिस्टिकल मेंटेलिटी से आकर जूझ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इंसान बहुत सालों से जीवित है। और उन बहुत सालों का भी कोई आंकड़ा नहीं है कि बहुत साल यानी 100 साल, बहुत साल यानी 2000 साल, ऐसा कुछ नहीं है। बस बहुत सालों से जीवित है। और वो कह रहा है कि जब से मैं जीवित हूँ मैं 40 साल का हूँ। तो अगर आप इसे डिवाइड करने की सोचें ना, तो आप तीन भागों को तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि लॉजिकल या रियलिटी चेक वाला हिस्सा, जो पहले ही पार्ट में आ जाता है और पहली पार्ट में ख़त्म भी हो जाता है। दूसरा है माइथोलॉजिकल भाग, कि उस ओम शास्त्री की जीवन की कहानी या फिर उसके साथ साथ और इमॉर्टल्स जब जुड़े जाते हैं उसमें, तो उनकी कहानी। ये सारा माइथोलॉजिकल पार्ट है सेकेंड बुक में। और सेकेंड बुक में फिर हमें मोटिव भी पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट का क्या मोटिव है, एंटागनिस्ट का क्या मोटिव है एंड ऑल। थर्ड पार्ट इज़ अ मिस्टिकल पार्ट। उसमें आपने अक्षत गुप्ता के वीडियो अगर यूट्यूब पर देखे होंगे तो उन्होंने इस बुक का भी प्रमोशन ऐसे ही किया है कि ये आठवें चिरंजीव की कहानी है। और आपने अगर उनके कोई पॉडकास्ट देखे होंगे जो बियर बाइसेप्स में भी हुए थे,
तो फिर आपको ये पता चलेगा कि उनका इंटरेस्ट शस्त्रास्त्रों में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मिस्टिकल पार्ट है, अस्त्रों का पार्ट है, ये सब आपको थर्ड पार्ट में पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। मैं कोई भी आपको सरप्राइज़ आपका मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा, ना मैं आपको उसका एंड बताऊँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एंड में बहुत बहुत मेहनत लगती है, या फिर उस राइटर की बहुत स्किल होनी चाहिए कि एंड में आप कोई एक प्रसंग बहुत ज़्यादा खींच पाओ और उसे अगर आप विजुलाइज करने के लिए मजबूर कर दो रीडर को, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। जो ये कर पाए हैं तो ये उनकी जीत है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आप ये किताब का आखिरी का भाग अगर पढ़ चुके हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सच में ऐसा लगा या नहीं लगा। तो वापस आते हैं इस स्टोरी लाइन पे कि फर्स्ट पार्ट में जब ओम शास्त्री पर बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और वो बोल रहा है कि यार आई एम इम्यून टू दिस टेस्ट, मैं इन ड्रग्स को भी इम्यून हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो हेल्पलेसनेस उसमें दिख रही है। वो बोल रहा है कि यार मैं महाभारत के काल में भी था, मैं ही चाणक्य हूँ, मैं विदुर भी हूँ, और मैं तब से हूँ जब कोई पहला चिरंजीवी शायद ही बना था। तो ये सारी बातें मिस्टर बत्रा नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्हें बेवकूफ़ी भरी लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो लोग और टेस्ट बढ़ाते जाते हैं उन्हें यकीन होने लगता है। और इस पूरी लैब को, इस टेस्ट को रन करने वाला जो हेड है, चीफ है, वो किसी बूढ़े इंसान को जाके रिपोर्ट कर रहा है। वो बूढ़ा इंसान कौन है, ये हमें पहली किताब के आखिर में पता चलता है। उसके बाद वो बूढ़ा इंसान दरअसल में पीछे पड़ा है एक संजीवनी विद्या के लिए, और जो संजीवनी विद्या मृत संजीवनी नाम की एक किताब में बंद है, जो किताब इस ओम शास्त्री के हाथों में है। और वो किताब इस शख्स को चाहिए। ये शख्स भी उसी वक्त से करीब करीब जीवित है जब से ओम शास्त्री जीवित है। तो ये इस टाइमलाइन से परे और बहुत पहले से चलता रहा युद्ध सबको महसूस होता है। और पहला पार्ट ख़त्म होने तक हम और दो इमोर्टल्स से मिलते हैं, जो है परशुराम और अश्वत्थामा। हम अक्सर अश्वत्थामा बोलते हैं, लेकिन इस किताब में उसे अश्वत्थामा बोला गया। और जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, नामों के और शब्दों के अर्थ जानकर उस हिसाब से उस नाम को उच्चारना, ये मैंने इस किताब से सीखा है। तो इन दोनों की मुलाकात होने के बाद जो प्रोटैगनिस्ट है और जो एंटागनिस्ट है, तो प्रोटैगनिस्ट तो बच जाता है एंटागनिस्ट से। एंटागनिस्ट जो दिखने में काफ़ी बूढ़ा है, लेकिन अभी भी उसमें उतनी ताकत है, उतनी शक्ति है जो किसी भी सामान्य मनुष्य के परे हो, उसे वो किताबें मिल जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इन सब में उनके साथ उस टीम में रहने वाले डॉक्टर बत्रा, वो समहाउ कॉर्नर हो जाते हैं या फिर साइडलाइन हो जाते हैं इस सारी मेन स्टोरी से, लेकिन उनकी भी स्टोरी साइड बाय साइड चल रही है जो सबसे आखिरी में जाके लिंक होगी। और एलएसडी और परिमल जो निकलते हैं वफादार उस एंटागनिस्ट के, जिसका नाम नागेंद्र है। असल नाम उसका पार्ट 3 में और भी अलग हो जाता है, मगर उसके जो वफादार हैं वो भी उसके साथ भाग जाते हैं वो किताब लेके। दो इमॉर्टल्स ओम शास्त्री को बचाते हैं और वो उसे अपनी इमॉर्टल्स की दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ पर उसे और कई सारे आश्चर्य से मिलना बाकी होता है। यहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। पार्ट 2 में जैसे मैंने कहा कि माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है इसमें, आपको और कैरेक्टर्स जुड़ते हैं कहानी में। और पार्ट 3 वैसे तो कंक्लूजन वाला पार्ट है, लेकिन पार्ट 3 में भी कंक्लूजन आने तक आपको बहुत भागना पड़ता है। आपको इस स्टोरी के पीछे बहुत भागना पड़ेगा, बिकॉज स्टोरी में और बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं। एंटेगनिस्ट का एक गुरु भी है जो अभी भी उसके साथ है, और नृत्य संजीवनी की जो किताबें उन्होंने हासिल की है उसका कारण बहुत अलग था हासिल करने का। जो इमोर्टल्स को लग रहा था, जो हमें अपने 7 और 8 चिरंजीवियों को लग रहा था, उसके विपरीत बहुत अलग कारण था उस किताब को हासिल करने का। और ये एंटेगनिस्ट, ये नरेंद्र, ये विलन, ये एक चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, एक मंत्र के पीछे पड़ा हुआ है, जो मंत्र 9 हिस्सों में बांटा गया है और भारत के 9 ठिकानों में, जगहों पर रखा गया है।
तो ये सारी कहानी है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं इससे ज़्यादा और बताऊंगा नहीं क्योंकि फिर मैं स्पॉइलर देना शुरू कर दूंगा। तो इससे ज़्यादा कहानी तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप लेकिन इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ये किताब असली में युद्ध है, द्वंद्व है अच्छाई और बुराई का, सच और झूठ का। तो आप इस कहानी को ज़रूर पढ़ें। और आपको क्या लगता है मुझे ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अगर चाहते हो मुझे कि मैं कुछ अलग और कहानी आपको सुनाऊँ, अगर मैं आपको कुछ अलग बुक्स का रिव्यू दूँ, तो वो बुक भी आप मुझे बताएं और मैं उसे पढ़कर आपके सामने लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अब आते हैं आखिरी पार्ट में। जब मैंने आपको कहा था कि ये किताबें आप एक साथ ना पढ़ें, इसमें थोड़ा गैप रखें, इसका कारण यही है कि जैसे मैंने पहले ही कहा है कि ये 3 हिस्सों में बाँटी गई है कि एक रियलिटी चेक वाला हिस्सा है, एक माइथोलॉजिकल है और एक मिस्टिकल है। तो इन सब में कहानी का सरकमफेरेंस, गहराव जो हम बोलते हैं ना, वो बहुत बढ़ने लगता है हर बार। शुरुआत में प्रोटैगनिस्ट एक ऐसा इंसान है जो कुछ बता नहीं रहा, या फिर जो जो बहुत सालों से है, जो सब कुछ बन चुका है। लेकिन सेकंड पार्ट में आने तक सडनली वो एक ऐसा शख्स बन जाता है जिसे उसके पहले 40 साल जानने की बहुत तमन्ना है, और उसे उसके बिना कुछ हो नहीं रहा उससे। वो बस अटका है उस 40 सालों के लिए, और ऐसा दिखता है जैसे मानो वो अभी तक जी रहा है बस इसी के लिए, ताकि वो उन 40 सालों की खोज कर सके। तीसरा पार्ट शुरू होने तक वो वापस एक स्ट्रॉन्ग शख्स बन चुका है, और तीसरे पार्ट में उसे उसका अस्तित्व याद आ जाता है, उसे उसकी पुरानी यादें भी याद आ जाती है, और वो सडनली एक हीरो बन जाता है। लेकिन तब तक सारे इमोर्टल्स भी जुड़ चुके हैं, सारे चिरंजीव भी एक साथ जुड़ चुके हैं, तो उसका महत्व थोड़ा कम होते होते आखिरी में एंड तक वापस बढ़ जाता है। अगर हम विलन की या एंटागनिस्ट की बात करें, तो विलन शुरुआत में जो बहुत बूढ़ा दिख रहा है, वो विलन की एक एज अ कैरेक्टर तो उभर के आता है पार्ट 1 में ही, बहुत पहले। लेकिन उसके बाद पार्ट 2 में उसकी असलियत भी दिख जाती है, और फिर वो बिना कैरेक्टर का विलन होने के बावजूद उसे बहुत महत्व मिल जाता है। हम अक्सर कोशिश करते हैं ना कि हमें वो शख्स बहुत ज़्यादा पसंद आता है जिसके साथ कैरेक्टर, जिसमें कैरेक्टर तो बहुत है लेकिन उसके साथ गलत हुआ इसलिए वो गलत बन गया। ऐसे विलन हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं अक्सर। मगर ये विलन ऐसा है कि जिससे हर किसी को नफरत ही हो जाए। इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, इसमें कोई खासियत नहीं है, बस ये दुष्ट है, यही है। और आगे जाते 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 फिर इसके भी कोई गुरु हैं, तो ही इज़ रिपोर्टिंग टू समवन। ये देखने के बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसका मोटिव ही कुछ अलग है जो उन गुरुओं का मोटिव था पहले। तो इसका अस्तित्व वैसे तो कम है ऐसा देखते देखते, लेकिन क्वेस्ट में जब ये 9 जगह जाने की क्वेस्ट शुरू होती है, तो फिर उस वक्त इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, फिर और लोग जुड़ जाते हैं तो इसकी वैल्यू कम होती है, और फिर आगे कुछ एक एंड आता है कहानी का, विच इज़ टू बी कंटिन्यूड वाला एंड है। तो इसमें एलएसडी और परिमल, जिनका ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे हो रहा है कि इनकी वैल्यू पूरी स्टोरी में कैसी है, ये सब है सही, टाइमलाइन के हिसाब से, कहानी के हिसाब से बहुत सही है। लेकिन अगर आप एक साथ एक ही दिन में सारी पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो आप इसमें थोड़ा उलझ जाओगे, और फिर आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा शायद आपको आ सकता था अगर आप ब्रेक ब्रेक में पढ़ते। तो एक बात मुझे तो खटकी, वो ये थी कि अगर ये इंसान ये ओम शास्त्री, अगर ये इतना ही पुरातन काल से जीवित है, अगर यही चाणक्य है, अगर यही विदुर है, तो फिर ये कुछ छोटी मोटी चालों में कैसे फंस जाता है बीच में, या फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि इसके पास कुछ सवालों का जवाब नहीं है। हालांकि पहले 40 साल उसके जीवन के छोड़ देते हैं, मगर बीच बीच में तो ऐसा जो एक ओम शास्त्री के कैरेक्टर पर मुझे एक बीच में डाउट आया था, वो मेरा आखिर तक बना था। लेकिन वो डाउट एक बहुत इर्रिलेवेंट डाउट है, उसका कहानी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, बिकॉज कहानी में आगे मतलब लेखक ने भी ये बताया है कि कहानी में गुरुओं को हमेशा उतनी वैल्यू रहेगी, तो गुरु के आगे कोई बोलता नहीं है, तो फिर वो एक शो स्टॉपर नहीं बनता कहानी के लिए। तो मैं ये ऐसा ज़रूर आपको बोलना चाहूँगा कि आप ये कहानियाँ पढ़ें और हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं आगे सिर्फ बुक रिव्यू ही नहीं, तो मेरी कुछ कविताएं या फिर मेरे कुछ ख्याल, कुछ कहानियाँ लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। तो क्या आप उसे सुनना चाहोगे, या आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं हाँ या ना। अगर आप मेरी मराठी बुक पढ़ना चाहते हो तो वो अमेज़न पर अवेलेबल है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो वो आपके करीबी बुक स्टोर्स में भी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कमेंट
लिंक के ऊपर क्लिक करके सीधा अमेज़ॉन पर जाके वो किताब भी खरीद सकते हो। तो ये था आज का बुक रिव्यू और आज का वीडियो। हम ज़रूर मिलते रहेंगे और ज़्यादा मिलते रहेंगे, तो तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। अलविदा।